हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के भांति आप सबके लिए एक फ्रेश टॉपिक पर नए पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूं। उम्मीद है यह पॉडकास्ट आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसके हेडलाइन को जान लेते हैं। इसका हेडलाइन है कि क्या जातिगत आरक्षण सही है। इसी पे हम लोग करेंगे चर्चा। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत राजनीतिक मतलब कि बहुत बड़ा राजनीतिक विषय है और ये बहुत चर्चा में भी रहता है अक्सर। तो हमने सोचा कि इस पे एक पॉडकास्ट ले करके हम लोग को ज़्यादा बड़ा में भी नहीं, लेकिन एक विस्तृत ढंग से इस पे बात करना चाहिए कि पक्ष और विपक्ष को इस पे क्या राय है। और इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप अपना राय जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या जातिगत आरक्षण सही है? तो इसका कोई एक पंक्ति वाला उत्तर नहीं है। यह भारत का सबसे जटिल सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक विषयों में से एक है। इसे समझने के लिए हमें इसके पक्ष विपक्ष, इतिहास और दीर्घकालिक प्रभावों को देखना होगा। आरक्षण की शुरुआत क्यों हुई, पहले तो हम लोगों को ये जानना होगा। भारत में सदियों तक जाति व्यवस्था के कारण कुछ समुदायों को शिक्षा, मंदिरों, भूमि, सरकारी पदों और सामाजिक सम्मान से वंचित रखा गया। विशेष रूप से अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी समुदायों को गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ा। संविधान निर्माताओं, विशेषकर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि केवल कानूनी समानता पर्याप्त नहीं होगी। जिन लोगों को सदियों तक अवसर नहीं मिले, उन्हें आगे बढ़ने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता होगी। इसी सोच से आरक्षण व्यवस्था लाई गई। आरक्षण के पक्ष में तर्क: ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई। आरक्षण केवल गरीबी दूर करने की योजना नहीं है। इसका उद्देश्य उन समुदायों को अवसर देना है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से शिक्षा और रोजगार से दूर रखा गया। समर्थकों का तर्क है कि यदि किसी समूह को कई पीढ़ियों तक दबाया गया हो तो केवल सबको बराबर अवसर कह देने से बराबरी नहीं आ जाती। प्रतिनिधित्व को बढ़ाना। आरक्षण के कारण प्रशासन, शिक्षा और राजनीति में उन समुदायों की भागीदारी बढ़ी जो पहले लगभग अनुपस्थित थे। उदाहरण के लिए सरकारी नौकरी और विश्वविद्यालय में एससी एसटी ओबीसी समुदायों को उपस्थिति पहले की तुलना में काफी बढ़ी है। सामाजिक गतिशीलता। कई परिवारों में पहली बार डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस अधिकारी या अन्य पेशेवर आरक्षण के माध्यम से बने। इससे पूरे पीढ़ियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति जरूर बदली है। प्रतिस्पर्धा की शुरुआती असमानताओं को कम करना। एक ग्रामीण सरकारी स्कूल के छात्र और एक बड़े शहर के महंगे निजी स्कूल के छात्र के बीच संसाधनों का अंतर बहुत बड़ा हो सकता है। आरक्षण समर्थक कहते हैं कि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही मैदान बराबर नहीं होता। आरक्षण के विरोध में क्या तर्क है? सबसे पहला है मेरिट पर प्रभाव। विरोधियों का कहना है कि चयन का आधार केवल योग्यता होना चाहिए। उनका तर्क है कि जाति के आधार पर छूट देने से अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार पीछे रह सकते हैं। हालांकि समर्थक जवाब देते हैं कि मेरिट केवल परीक्षा के अंकों से तय नहीं होती, बल्कि अवसरों और संसाधनों से भी प्रभावित होती है। जाति की पहचान को बनाए रखना। कुछ लोगों को मानना है कि आरक्षण समाप्त करने के बजाय जाति और राजनीतिक और सामाजिक रूप से और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। उनका तर्क है कि यदि लक्ष्य जाति विहीन समाज है तो नीतियां भी धीरे धीरे जाति से हटकर होनी चाहिए। क्रीमी लेयर का मुद्दा, इसको हम लोग समझते हैं। विशेषकर ओबीसी आरक्षण में यह तर्क दिया जाता है कि लाभ है बार बार अपेक्षाकृत संपन्न और शिक्षित परिवार को मिलता है, जबकि सबसे पिछड़े लोग पीछे रह जाते हैं। इसी कारण ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू की गई। आर्थिक रूप से गरीब सामान्य वर्ग। विरोधियों का कहना है कि गरीबी हर जाति में होती है, इसलिए केवल जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया जाना चाहिए। इसी सोच के तहत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया। क्या केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? यह केवल एक लोकप्रिय प्रस्ताव है, लेकिन इसके पक्ष और विपक्ष दोनों है। पक्ष की अगर बात करें तो गरीब व्यक्ति को सहायता मिलेगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो।
जाति पहचान का महत्व कम होगा। विपक्ष का इस पे क्या राय है कि जाति आधारित भेदभाव और आर्थिक गरीबी एक ही चीज नहीं है। कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से ठीक हो सकता है, फिर भी उसे जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। दीर्घकाल में क्या आरक्षण सही है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम सही को कैसे परिभाषित करते हैं। यदि लक्ष्य ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना, प्रतिनिधित्व को बढ़ाना, सामाजिक समानता लाना, तो कई लोग आरक्षण को अभी भी आवश्यक मानते हैं। यदि लक्ष्य पूर्णतः जाति विहीन व्यवस्था केवल योग्यता आधारित चयन, तो कुछ लोग मानते हैं कि भविष्य में आरक्षण की समीक्षा और सुधार होने चाहिए। बहुत से नीति विशेषज्ञों न तो आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की बात करते हैं और न ही उसे बिना बदलाव के हमेशा जारी रखने की। वे सुझाव देते हैं कि सबसे वंचित लोगों तक लाभ पहुंचाने पर अधिक ध्यान दिया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ताकि आरक्षण पर निर्भरता कम हो, समय समय पर आंकड़ों के आधार पर समीक्षा, क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाना, सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की वंचनाओं को ध्यान में रखना। जातिगत आरक्षण का मूल उद्देश्य केवल गरीबी हटाना नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक असमानताओं को कम करना था। इसके कारण लाखों लोगों को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिले हैं। दूसरी ओर मेरिट, क्रीमी लेयर और जाति आधारित राजनीति जैसी आलोचनाएं भी गंभीर है। इसलिए आरक्षण सही है या गलत का उत्तर पूरी तरह हाँ या नहीं में देना थोड़ा कठिन है। अधिक संतुलित निष्कर्ष यह है कि आरक्षण ने सामाजिक प्रतिनिधित्व और अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसकी संरचना जो है लक्ष्यीकरण और समय समय पर समीक्षा पर निरंतर यानी कि हमेशा चर्चा और सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। तो इस पे आपका क्या राय है? आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या आपका थॉट है? जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद है कि यह पॉडकास्ट आप सबको पसंद आया होगा और आप सबको काफी फायदेमंद साबित हुआ होगा। तो इस पॉडकास्ट को लाइक जरूर करें और इस चैनल पे नए आकर के इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना इसलिए मत भूलिएगा क्योंकि आप टॉपिकल पॉडकास्ट हमेशा मिस करते रहेंगे, इसलिए दबा कर जरूर रखिएगा। तो मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।